मूवी की शुरुआत एक हॉस्पिटल के सीन से होती है। वहां सांग ह्योन नाम का एक फादर आता है जिसकी जिम्मेदारी गंभीर हालत वाले मरीजों की देखभाल करना होती है। हमें एक उदास मरीज दिखाया जाता है जो फादर और नर्स को अपनी जिंदगी की कहानी सुनाता है। वो फादर से बांसुरी बजाने की गुजारिश करता है, लेकिन जैसे ही फादर बांसुरी लेकर आते हैं वो मरीज दर्द में ही दम तोड़ देता है। इसके बाद फादर एक चार्टर हाउस जाते हैं जहां एक खतरनाक वायरस का इलाज ढूंढने के लिए एक्सपेरिमेंट किए जा रहे होते हैं। फादर भी इन प्रयोगों में हिस्सा लेना चाहते हैं, यही उनका वहां आने का मकसद होता है। फादर एक दयालु इंसान होते हैं और लोगों की मदद करना चाहते हैं, इसलिए वे इस रिस्क के बावजूद एक्सपेरिमेंट में शामिल हो जाते हैं, जबकि एक सीनियर फादर उन्हें चेतावनी देता है कि यह जानलेवा हो सकता है। प्रयोग के दौरान उस खतरनाक वायरस को उनके शरीर में इंजेक्ट किया जाता है और इलाज के तौर पर ठीक हो चुके मरीज का खून भी चढ़ाया जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। फादर को 1 महीने तक चार्टर हाउस में रखा जाता है। कुछ ही दिनों में उनके शरीर पर वायरस के लक्षण दिखने लगते हैं। वो फिर से बांसुरी बजाने लगते हैं, लेकिन अचानक उनके मुंह से खून बहने लगता है जिससे बांसुरी टूट जाती है। डॉक्टर उन्हें खून चढ़ाते हैं और आश्चर्यजनक रूप से वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। वे 100 लोगों में से एक होते हैं जो बच जाते हैं। इस घटना के बाद लोग उन्हें भाग्यशाली और खास मानने लगते हैं और उनकी इज्जत पहले से ज्यादा बढ़ जाती है। फादर अपने सीनियर फादर से मिलते हैं जो अंधे होते हैं। इसके बाद वे एक बच्चे के जन्मदिन पर जाते हैं और उसे खुश करते हैं क्योंकि उसे ब्रेन कैंसर होता है। तभी एक घबराई हुई महिला उनसे मदद मांगती है। उसके साथ जाने पर फादर को पता चलता है कि बीमार आदमी उसका बचपन का दोस्त कांगू और उसकी पत्नी ताइजू भी वहीं होती है। कांगू की मां फादर को डिनर पर बुलाती है। वहीं फादर की नजर ताइजू पर पड़ती है और वे उसमें दिलचस्पी लेने लगते हैं। कुछ समय बाद कांगू ठीक होकर घर आ जाता है। एक दिन उसके घर कुछ लोग आते हैं, एक कपल और एक पुलिस ऑफिसर। वे सब मिलकर डाइस गेम खेलते हैं। इसी दौरान कांगू सबके सामने अपनी पत्नी ताइजू के साथ बुरा व्यवहार करता है जिससे उसे चोट लगती है। फादर यह देखकर परेशान हो जाते हैं और घर लौट आते हैं। यहां हमें पता चलता है कि उनके शरीर में बदलाव हो रहा है। वे बेहोश हो जाते हैं और अगली सुबह उठकर खुद को एक वैम्पायर के रूप में पाते हैं। असल में फेल हुए एक्सपेरिमेंट और चढ़ाए गए खून का उन पर बुरा असर पड़ा था, जिसकी वजह से वे वैम्पायर बन गए। इसके बाद जब वे एक मरीज को चेक करते हैं और खून देखते हैं तो उनके अंदर का वैम्पायर जाग जाता है। शुरुआत में वे खुद को कंट्रोल करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी प्यास बढ़ने लगती है। उन्हें समझ आता है कि उनके शरीर के लक्षण तभी खत्म होंगे जब वे खून पिएंगे, वरना वे फिर उभर आएंगे। अब उनके पास असाधारण शक्तियां भी होती है। वे ऊंची बिल्डिंग से कूदकर भी बच जाते हैं। ताइजू को नींद में चलने की आदत होती है। एक रात वो बाहर आती है और फादर से मिलती है। इस दौरान फादर अपनी प्यास बुझाने के लिए खून जमा कर रहे होते हैं ताकि किसी पर शक न जाए। धीरे धीरे फादर और ताइजू के बीच प्यार हो जाता है। ताइजू एक रात हॉस्पिटल में रुकने का बहाना बनाकर फादर से मिलती है। दोनों अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाते। फादर उसे सच बताते हैं कि वे एक वैम्पायर है। ये सुनकर ताइजू डर जाती है और भाग जाती है, लेकिन फादर उसे समझाते हैं कि वे कहीं दूर जाकर साथ खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। ताइजू एक अलग योजना देती है। वो कहती है कि फादर उसके पति कांगू को मार दे। फादर इस पर कोई जवाब नहीं देते। एक दिन फादर ताइजू को लेकर एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर छलांग लगाते हैं, जिसे वो बहुत एंजॉय करती है। फादर अपने सीनियर फादर से मिलते हैं जो उनसे अपना खून मांगते हैं ताकि वे आखिरी बार देख सके, लेकिन सांग ह्योन मना कर देते हैं। बाद में फादर ताइजू की गर्दन पर चोट का निशान देखते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि यह कांगू ने किया है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। आखिरकार फादर ताइजू और कांगू नदी के पास जाते हैं, जहां फादर बदला लेते हुए कांगू को पानी में डुबोकर मार देते हैं। इस दौरान ताइजू घायल हो जाती है। फादर ताइजू को नदी में फेंक देते हैं और खुद वहां से भाग जाते हैं। वह ऐसा इसलिए करते हैं ताकि पुलिस इसे मर्डर नहीं बल्कि एक एक्सीडेंट समझे। इसके बाद फादर चार्टर हाउस वापस आते हैं, जहां वे फिर से अपने सीनियर फादर से मिलते हैं। वहां सीनियर फादर एक बार फिर उनसे उनका वैम्पायर ब्लड देने की गुजारिश करते हैं ताकि वे भी इस दुनिया को देख सके। फादर कहते हैं कि ठीक है,
मैं तुम्हें अपना वैम्पायर ब्लड दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे लिए प्रार्थना करनी होगी। सीनियर फादर उनकी बात मान लेते हैं और उनके लिए प्रार्थना करने लगते हैं। उसी दौरान फादर सांगयोन के शरीर में फिर से बदलाव आने लगते हैं। उनके अंदर का वैम्पायर एक बार फिर जाग जाता है। अपनी प्यास बुझाने के लिए वो सीनियर फादर को ही मार देते हैं। इधर पुलिस कांगू की मौत की जांच कर रही होती है। कांगू की मां पैरालाइज हो चुकी होती है और उसे फादर पर शक होता है कि उसी ने उसके बेटे को मारा है। एक दिन ताइजू और फादर साथ होते हैं। तभी कांगू की आत्मा उन्हें डराने के लिए सामने आती है। नशे की हालत में ताइजू सच बताती है कि उसके पति ने उसे कभी छुआ तक नहीं था और उसने उसके बर्ताव के बारे में झूठ बोला था। यह सुनकर फादर को गहरा पछतावा होता है कि उन्होंने एक निर्दोष आदमी की जान ले ली। उन्हें ताइजू पर बहुत गुस्सा आता है। ताइजू शर्म से भर जाती है और फादर से कहती है कि वो उसे मार दे। फादर उसका गला दबाकर उसे मार देते हैं और बाद में उसका खून पी लेते हैं। इसके बाद फादर खुद को बहुत अकेला महसूस करते हैं। वह फैसला करते हैं कि वह ताइजू को भी अपनी तरह वैम्पायर बना देंगे। इस सोच के साथ वह उसे अपना वैम्पायर खून पिला देते हैं। कुछ ही देर में ताइजू की आंखें खुलती हैं और वह अब एक वैम्पायर बन चुकी होती है। यह सब कांगू की मां देख रही होती है। वैम्पायर बनने के बाद ताइजू लोगों को मारना शुरू कर देती है क्योंकि उसे इंसानों का खून पीने में मजा आने लगता है। फादर को उसका ये बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि वह सिर्फ मजबूरी में ही लोगों को मारते थे। एक समय ऐसा आता है जब फादर और ताइजू एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर कूदते हुए आपस में लड़ने लगते हैं। फिर वे दोनों कांगू के घर वापस आते हैं, जहां उसकी मां पासों की मदद से कुछ बताने की कोशिश करती है। वह इशारों में बताती है कि उसके बेटे को फादर और ताइजू ने मिलकर मारा था। इसी दौरान ताइजू कांगू के एक दोस्त को मारने लगती है। फादर उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह असफल रहते हैं। आखिरकार फादर खुद उस आदमी को मार देते हैं। इसके बाद फादर, ताइजू और कांगू की मां वहां से भागने का फैसला करते हैं और कार में निकल जाते हैं। वे एक सुनसान जगह पर पहुंचते हैं जहां दूर दूर तक कोई नहीं होता। वो जगह पूरी तरह खुली होती है और वहां सूरज की रोशनी से बचने का कोई तरीका नहीं होता। ताइजू समझ जाती है कि वैम्पायर धूप में मर जाते हैं और फादर उन्हें जानबूझकर यहां लाए हैं। ताइजू खुद को और फादर को बचाने के लिए कार की डिक्की में छिपने की कोशिश करती है, लेकिन फादर उसे तोड़ देते हैं। अब उन्हें समझ आ जाता है कि उनका बचना नामुमकिन है। वे अपनी मौत को सामने देखते हैं और उसका इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही सूरज की रोशनी उन पर पड़ती है, वे जलने लगते हैं। धीरे धीरे दोनों जलकर राख बन जाते हैं। कांगू की मां ये सब देख रही होती है और उन्हें खत्म होते देखकर खुश होती है। इसी के साथ उनकी कहानी का अंत हो जाता है।